वेलकम टू द क्वाइट आफ्टर नॉइस। आदाब। आपका स्वागत है क्वाइट आफ्टर नॉइस की आज की बातचीत में। आज की ये बातचीत एक सोच की लड़ी को पकड़ने की कोशिश है। कुछ सवाल हैं जो जहन में उठते हैं। कायनात से शुरू करके देखते हैं कि ये सवाल हमें कहाँ तक ले जाते हैं। ये कोई लेक्चर नहीं है, बस एक शांत सी बातचीत। तो बातचीत की शुरुआत रोशनी से करते हैं। एक ख्याल अक्सर आता है जहन में रोशनी के बारे में। कहते हैं कि रोशनी के लिए वक्त का कोई मतलब नहीं होता, मतलब उसके लिए वक्त गुजरता ही नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या इसीलिए उसकी अपनी उम्र हमेशा शून्य रहती है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है। हम सब वक्त के बहाव में आगे बढ़ते हैं, लेकिन रोशनी के लिए वो बहाव है ही नहीं। उसके नजरिए से कायनात की शुरुआत से लेकर आखिर तक का सफर वो बस एक पल में हो जाता है। यानी एक फोटॉन जो शायद बिग बैंग के फौरन बाद पैदा हुआ हो हाँ, और आज हमारी आंखों तक पहुंचा हो, उसके लिए कोई वक्त गुजरा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो पैदा हुआ और उसी पल में हम तक पहुंच गया। ये सोचना ही अजीब है। और हम जो इस रोशनी को देख रहे हैं, हम कहाँ हैं इस पूरी कायनात में? हम मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में रहते हैं, है ना? हाँ, हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही रहते हैं, एक किनारे पर। और इस गैलेक्सी के बीच में क्या एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है? हाँ, हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल दिल में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। और ये ब्लैक होल, इनकी फितरत ही ऐसी लगती है जो इंसानी समझ से थोड़ी बाहर है। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी चला जाए, चाहे रोशनी ही क्यों ना हो, वो कभी वापस नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? इसकी वजह है गुरुत्वाकर्षण। ब्लैक होल के चारों ओर एक हद होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन। हाँ, मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहाँ स्पेस और टाइम का खिंचाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे बाहर निकलना मुमकिन ही नहीं। अच्छा, इसीलिए जो एक बार अंदर गया वो हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। तो अगर कोई ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, तो क्या वो? पूरी की पूरी गैलेक्सीज को भी अपने अंदर खींच सकता है। बिल्कुल। सच में। हाँ, सैद्धांतिक रूप से अगर किसी ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो, तो उसकी ग्रेविटी आसपास की गैलेक्सीज को भी सोख सकती है। एक और ख्याल आता है, क्योंकि ब्लैक होल्स के अंदर जगह और समय का वो मतलब नहीं रहता जो हम जानते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि वो किसी गहरे अनदेखे स्तर पर आपस में जुड़े हों? ये एक बहुत गहरी सोच है। जहां स्पेस टाइम का ताना बाना ही उधड़ जाए, वहां किसी गहरे जुड़ाव की संभावना को मतलब नकारा नहीं जा सकता। तो ब्लैक होल जैसी जगहें हमारी समझ की हदों को दिखाती हैं, और इन हदों का ताल्लुक स्पेस से है। स्पेस खुद कितना बड़ा है? क्या हम कह सकते हैं कि स्पेस अनंत है? अभी तक हम जितना भी देख पाए हैं, हमें स्पेस का कोई किनारा, कोई दीवार, कोई अंत नहीं मिला है। कुछ भी नहीं? नहीं, हर दिशा में बस और गैलेक्सीज और ज्यादा खालीपन ही मिलता है। तो हमारी मौजूदा समझ के हिसाब से उसे प्रभावी रूप से अनंत ही माना जाता है। अगर स्पेस अनंत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दिशा में चले जाएं, कोई आखिरी किनारा नहीं मिलेगा। हाँ, अनंत का मतलब ही यही है। कोई मंजिल नहीं, कोई सीमा नहीं। इसको समझना तो लगभग नामुमकिन है। तो क्या हम बातचीत की आसानी के लिए इस अनंत को एक छोटे पैमाने पर सोच सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। अनंत को समझने के लिए कभी-कभी हमें उसके एक हिस्से पर ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम अनंत को सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके एक बहुत छोटे हिस्से, एक जर्रे को अपना फोकस बना रहे हैं। सही है। अनंत के एक छोटे से हिस्से को संदर्भ के रूप में लेना सोच को एक शुरुआत देता है। और हमारे नजरिए से अनंत का वो एक जर्रा भी बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे हजारों या लाखों प्रकाश वर्ष के बराबर। बिल्कुल। हमारे लिए जो पूरी कायनात है, हो सकता है वो उस अनंत स्पेस में बस एक छोटा सा हिस्सा, एक जर्रा ही हो। तो इस सोच की लड़ी को अगर आगे बढ़ाएं, तो क्या हमारा बिग बैंग भी उसी एक जर्रे के अंदर हुआ माना जा सकता है? हाँ, हमारा बनना, रहना और शायद एक दिन मिट जाना, सब कुछ उसी एक पैमाने के अंदर। हाँ, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे सोचने का। अगर स्पेस सच में अनंत है, तो बिग बैंग उस अनंत स्पेस के एक बहुत छोटे से हिस्से में हुआ एक धमाका हो सकता है। और अगर हम वक्त के पैमाने को भी बहुत बड़ा कर दें, तो उस पैमाने पर बिग बैंग का होना, हमारा बनना और फिर पूरी कायनात का मिट जाना, क्या ये सब एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया जैसा नहीं लगेगा? यकीनन। जैसे हमारी जिंदगी धरती की उम्र के सामने कुछ भी नहीं, वैसे ही हमारी पूरी कायनात की उम्र उस अनंत समय के पैमाने पर एक पलक झपकने जितनी ही होगी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड इस अनंत स्पेस टाइम में एक बुलबुले जैसा है, जो बना और फिर खत्म हो जाएगा? हाँ, ये एक बहुत मशहूर ख्याल है। इसे बबल यूनिवर्स मॉडल भी कहते हैं कि अनंत स्पेस एक झाग की तरह है, जिसमें हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुला है। और ऐसे
अनगिनत बुलबुले? हाँ, और ऐसे अनगिनत बुलबुले लगातार बन और मिट रहे हैं। और अगर ये अनंत जगह और अनंत समय है, तो तार्किक रूप से ये लगता है कि ऐसे ब्रह्मांडों का बनना और फूटना लगातार चलता ही रहता होगा। हाँ, अनंत के संदर्भ में किसी भी प्रक्रिया का सिर्फ एक बार होना वो थोड़ा अजीब लगता है। अगर कोई चीज एक बार हो सकती है तो उसके बार बार होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर ऐसा है, अगर अनगिनत बुलबुले बन और मिट रहे हैं, तो क्या इन सब के पीछे किसी एक बुनियादी ढांचे या एक सुपर एडमिनिस्ट्रेशन का होना तार्किक रूप से जरूरी नहीं लगता? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। अगर चीजें बार बार हो रही हैं एक पैटर्न के साथ, तो ये किसी सिस्टम की तरफ इशारा करता है। मतलब कोई बुनियादी कानून? हाँ, एक बुनियादी कानून या ढांचा होना चाहिए जो इन सब प्रक्रियाओं को चला रहा हो। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये बुनियादी सुपर पावर या ये ढांचा एक ही है? चाहे हम उसे खुदा, अल्लाह, गॉड या भगवान किसी भी नाम से पुकारें, पर वो अंडरलाइंग रियलिटी एक ही है? नाम और रूप अलग-अलग हो सकते हैं, पर इस तर्क की लड़ी के हिसाब से एक ही बुनियादी हकीकत का होना सबसे सुसंगत लगता है। एक ही सोर्स। एक मिसाल जहन में आ रही है। क्या ये सारे बुलबुले, मतलब ब्रह्मांड, आपस में जुड़े हो सकते हैं? जैसे उबलते हुए पानी में हजारों बुलबुले बनते हैं, वो सब अलग अलग दिखते हैं, पर हैं तो एक ही पानी का हिस्सा। ये बहुत खूबसूरत मिसाल है और ये तार्किक रूप से भी सही बैठती है। अलग अलग दिखने के बावजूद अगर सबका आधार एक ही है तो उनका आपस में जुड़ा होना लाजमी है। तो इस मिसाल के हिसाब से क्या उस अनंत स्पेस टाइम को उस पानी की तरह समझा जा सकता है जिसमें ये सारे ब्रह्मांड रूपी बुलबुले बनते और खत्म होते रहते हैं? हाँ, अनंत को एक आधार निरंतरता माना जा सकता है जिसमें सभी अस्थायी संरचनाएं, जैसे हमारा ब्रह्मांड, उभरती और विलीन होती रहती हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कुछ, हर गैलेक्सी, हर तारा, हर इंसान, सब कुछ उसी एक बुनियादी हकीकत से जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर बुनियादी निरंतरता एक है तो अलग-अलग रूप होने के बावजूद कोई भी चीज उस एक हकीकत से बाहर नहीं हो सकती। यानी इस पूरी सोच की लड़ी के हिसाब से हर कदम हमें एक ही नतीजे पर लाता है कि एक ही सुपर पावर या एक ही बुनियादी हकीकत का होना सबसे ज्यादा तर्कसंगत लगता है। हाँ, एक एकल बुनियादी हकीकत मानना इस पूरी तर्क श्रृंखला के साथ सबसे ज्यादा सुसंगत बैठता है। और जो सुपर पावर इतनी अनोखी, इतनी विशाल हकीकत बनाती है, क्या वो खुद भी इंसानी समझ और किसी भी तरह की तुलना से परे नहीं होगी? बिल्कुल। जो स्रोत इतनी जटिल हकीकत को जन्म देता है, उसे हम अपनी सीमित सोच के दायरे में कैसे बांध सकते हैं? तो कायनात में ब्लैक होल्स जैसी जगहें हैं जहां स्पेस, टाइम, कारण कार्य का रिश्ता वो सब टूट जाता है। हाँ, वहाँ इंसानी सोच और उसका अंतर्ज्ञान अपनी हद पर पहुंच जाते हैं। तो क्या ये भी तार्किक रूप से संभव है कि उस एक बुनियादी हकीकत ने अपना असल राज ऐसी ही जगहों में छिपा रखा हो जहां इंसान की सोच और उसकी पहुंच कभी काम ही न कर सके? बहुत गहरा ख्याल है। जहां हमारी धारणा और हमारे माप तौल के सारे औजार नाकाम हो जाते हैं, शायद असलियत वहीं शुरू होती है। इस सोच से मुझे कुरान की कुछ बातें याद आती हैं। वहाँ इंसानी इल्म की हद के बारे में एक जिक्र है। सूरह अल इसरा आयत 85 में एक टुकड़ा है, और तुम्हें इल्म में से बहुत ही थोड़ा दिया गया है। क्या ये इसी तरफ इशारा करता है कि कुछ हकीकतें हमेशा इंसानी समझ से बाहर रहेंगी? हाँ, इंसानी इल्म की एक सीमा बताना यही दिखाता है कि पूरी हकीकत को समझ पाना इंसान के बस में नहीं है। एक और जगह सितारों के गिरने की कसम ली गई है, सूरह अल वाक़िया में। मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की जगहों की, और बेशक ये एक बहुत बड़ी कसम है अगर तुम जानो। सितारों के गिरने की जगहें? हाँ, क्या ये उन जगहों की तरफ इशारा हो सकता है जहां कायनात के आम नियम काम नहीं करते, जैसे ब्लैक होल्स? ये जोड़ना बहुत दिलचस्प है। ये उन चरम दुर्गम हकीकतों की ओर इशारा करती हुई लगती है, और ये कहना कि अगर तुम जानो, ये दिखाता है कि उस वक्त के इंसान के लिए इसकी अहमियत समझना कितना मुश्किल था। वक्त के बारे में भी कुछ इशारे हैं। एक जगह कहा गया है कि वहां का वक्त इंसानी वक्त जैसा नहीं है, जैसे सूरह अल हज में कि रब के यहाँ एक दिन हमारी गिनती के 1000 सालों के बराबर है। और एक जगह 50,000 साल भी है। हाँ, ये आयतें वक्त के सापेक्ष होने यानी टाइम रिलेटिविटी के ख्याल से बहुत मिलती जुलती हैं। और कायनात की बनावट के बारे में भी है, जैसे सूरह अज़्ज़ारियात में, और आसमान को हमने कुव्वत से बनाया और बेशक हम उसे फैला रहे हैं। फैलती हुई कायनात। और सूरह अल अंबिया में
क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोलकर अलग कर दिया? बिग बैंग के ख्याल की तरफ ये बहुत साफ इशारा लगता है, ये कहना कि सब कुछ पहले एक साथ बंद था और फिर उसे खोल दिया गया। और ये भी कि हर चीज एक तय कानून और मात्रा के साथ बनाई गई है। सूरे अल कमर में है, बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्रर अंदाजे और मिकदार के साथ पैदा किया। ये बात कायनात के फाइन ट्यूनिंग की तरफ इशारा करती है कि अगर गुरुत्वाकर्षण जरा सा भी कम या ज्यादा होता तो कुछ भी मुमकिन न होता। हर चीज एक बहुत ही सटीक अंदाजे के साथ तय की गई है। और आखिर में बनाने वाली की अपनी हकीकत के बारे में भी, जैसे सूरह अल इखलास में, और उसके बराबर का कोई भी नहीं। और सूरह लुकमान में उसकी रचना की विशालता का अंदाजा, कि अगर सारे पेड़ कलम और सारे समंदर स्याही बन जाएं, तब भी अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। ये आयतें उसी नतीजे पर पहुंचती हैं जहां हमारी तर्क की लड़ी पहुंची थी कि जो स्रोत इतना अनोखा और विशाल है वो खुद किसी भी तुलना और समझ से परे है। तो कुरान की इन सब बातों को, जो इंसानी इल्म की हद, वक्त का बदलना, कायनात का फैलना, इन सब को सिर्फ एक इत्तेफाक माना जा सकता है। सिर्फ इत्तेफाक माने जाने के लिए ये बातें बहुत ज्यादा सुसंगत हैं। ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं, न कि किसी हवाई अंदाजे की तरह लगती हैं। अगर एक ही सुपर पावर ने सब कुछ इतना अनोखा बनाया है, तो क्या ये तार्किक नहीं कि वो खुद भी हर तुलना से परे अनोखी हो? हाँ, जो स्रोत सब कुछ को अनोखा बनाता है, उसका खुद तुलना के दायरे में आना तार्किक रूप से जरूरी नहीं होता। उसका अनोखा होना ही ज्यादा सुसंगत लगता है। तो यहाँ बैठकर इन सारे सवालों पर तार्किक रूप से सोचने के बाद क्या इस नतीजे को मानने से इनकार किया जा सकता है? नहीं, अगर आप इस सोच की लड़ी को देखें तो इसमें कोई बात एक दूसरे को काट नहीं रही है। हर अगला कदम पिछले कदम से जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ तर्क के आधार पर इस पूरी सोच को गलत कहना बहुत मुश्किल है। तो क्या इसे मान सकते हैं या सिर्फ तार्किक रूप से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं? नहीं, मानना या ना मानना एक अलग बात है। वो हर किसी का अपना फैसला है। मैं सिर्फ इस तर्क का मूल्यांकन करके ये कह सकती हूँ कि ये आंतरिक रूप से सुसंगत है। तो आखिर में कुरान की इन आयतों पर लौटते हैं। क्या ये समझा जाए कि ये विज्ञान की किताबें नहीं हैं, बल्कि इंसानी सोच को उसकी हदें बताने वाले इशारे हैं? हाँ बिल्कुल, ये आयतें वैज्ञानिक समीकरण देने के लिए नहीं है। ये सोच को एक दिशा देने, एक नजरिया देने के लिए है। ये इशारे हैं जो इंसानी इल्म की सीमा और उससे परे की हकीकतों की तरफ उंगली उठाते हैं। Thank you for listening. We'll sit together again with another thought. Till then, take care and quietly look within. शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी और बातचीत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा अंदर देखते रहिए।